1982 लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मस्जिद के बाहर एक आदमी बैठा था, दाढ़ी, टोपी, उर्दू में दुआ पढ़ता हुआ। पड़ोसी उसे असलम भाई कहते थे। मोहल्ले के लोग उसे अपना समझते थे। इसी के कुछ अधिकारी उसे एक भरोसेमंद आदमी मानते थे। लेकिन वो था भारत का सबसे खतरनाक हथियार। उसका असली नाम था अजित कुमार डोभाल। और यह कहानी है उस इंसान की जिसने दुश्मन के घर में रहकर, उन्हीं का नमक खाकर, उन्हीं की भाषा बोलकर भारत के लिए वो काम किया जो कोई फौज नहीं कर सकती थी। जन्म 1945, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, एक फौजी परिवार, सादा जिंदगी लेकिन बड़े सपने। 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें किसी थाने में नहीं बैठाया। किस्मत ने उन्हें उस दुनिया में भेजा जहां न नाम होता है, न चेहरा, न पहचान। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। और वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। 1980 का दशक पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन ईरा था, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। एक तरफ अमेरिका का पैसा था, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद, और बीच में आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर स्पाई एजेंसी बन रही थी। हजारों आतंकी ट्रेन हो रहे थे, हथियार आ रहे थे, और वो सब कश्मीर की तरफ मोड़े जा रहे थे। भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो वहां जाए, वहां रहे, वहां की हर सांस को समझे और वापस आए बिना पकड़े। वो इंसान अजित डोभाल थे। किसी भी अंडरकवर मिशन की सबसे मुश्किल चीज होती है कवर स्टोरी, यानी वो झूठी जिंदगी जो इतनी सच लगे कि दुश्मन भी शक न करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने महीनों तक तैयारी की। उर्दू जो वो पहले से जानते थे उसे और मांझा, पाकिस्तानी लहजा, पाकिस्तानी रहन सहन, पाकिस्तानी सोच, एक नया नाम, एक नई पहचान, एक ऐसा किरदार जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, वहीं पला हो, और सबसे जरूरी एक ऐसा किरदार जिस पर इसी को भरोसा हो सके। जब डोभाल पाकिस्तान पहुंचे वो अकेले थे, कोई बैकअप नहीं, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं। अगर पकड़े जाते तो भारत सरकार उन्हें जानती भी नहीं। यही होता है एक डिनायबल एसेट का काम। लाहौर की गलियों में वो घुले, मस्जिदों में गए, चाय की दुकानों पर बैठे, लोगों से बातें की, उनका दर्द सुना, उनकी सोच समझी। लाहौर की गलियों में धीरे धीरे असलम भाई की एक पहचान बनने लगी। एक भरोसेमंद इंसान, एक देशभक्त पाकिस्तानी, और आईएसआई की नजर में एक यूजफुल आदमी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक दिन लाहौर के एक बाजार में एक आईएसआई ऑफिसर ने डोभाल को रोका। सवाल किए, तीखे सवाल। तुम कहां से हो? तुम्हारे घर वाले कहां हैं? तुमने फलां आदमी से क्यों बात की? एक जरा सी गलती और सब खत्म। लेकिन डोभाल ने जो किया वो किसी ट्रेंड स्पाई की नहीं, एक असली पाकिस्तानी की तरह था। उन्होंने घबराया नहीं, उल्टा उस ऑफिसर से ही सवाल पूछ लिया, भाई आप किस इलाके से हैं? ऑफिसर हंसा, शक खत्म हुआ और डोभाल एक कदम और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे असलम भाई की पहुंच बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने उन लोगों तक रास्ता बनाया जो आईएसआई के करीब थे। वो उनकी बातें सुनते थे, उनके साथ बैठते थे, उनका भरोसा जीतते थे, और हर रात जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो किसी न किसी तरह दिल्ली तक पहुंचती थी। कश्मीर में कौन सा नेटवर्क एक्टिव है, कहां से हथियार आ रहे हैं, कौन सा आतंकी कहां छुपा है। भारत की इंटेलिजेंस पहली बार दुश्मन के घर के अंदर से आ रही थी। पाकिस्तान की मिट्टी पर, उन्हीं का नमक खाते हुए, उन्हीं की भाषा बोलते हुए, उन्हीं के साथ उठते बैठते हुए। लेकिन हर रात एक ही सपना, भारत मां, और एक ही मकसद, इस नेटवर्क को अंदर से तोड़ना। लेकिन सवाल यह है, क्या डोभाल को इसी ने सच में अपना मान लिया था, या कहीं कोई शक था जो धीरे धीरे पक रहा था? और वो रात जब सब कुछ दांव पर लग गया, वो रात कैसी थी? लाहौर 1983। असलम भाई अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक पहचान थी, एक रेप्यूटेशन थी। मोहल्ले में लोग उन्हें इज्जत देते थे, बाजार में दुकानदार उनसे हंसकर बात करते थे, और आईएसआई के कुछ छोटे अधिकारी जो उनके संपर्क में थे उन्हें एक काम का आदमी समझते थे। लेकिन अंदर हर रोज एक जंग थी। एक जंग खुद से, अपनी पहचान से, अपनी भाषा से, अपने देश की याद से। क्योंकि अंडरकवर मिशन में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। वो एक पल होता है जब आंखों में कुछ आ जाता है, जब आवाज में कुछ कांप जाता है, जब एक जरा सी चूक सब कुछ खत्म कर देती है। और डोभाल वो पल कभी नहीं आने देते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं सालों में पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव आ रहा था।
अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद अपने चरम पर था। CIA का पैसा, सऊदी अराबिया की आइडियोलॉजी और ISI का नेटवर्क, तीनों मिलकर एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली थी। लेकिन उस वक्त उस मशीन का एक हिस्सा कश्मीर की तरफ मुड़ रहा था। ट्रेन्ड फाइटर्स, हथियार, पैसा, आइडियोलॉजी, सब कुछ भारत को तोड़ने के लिए। और डोभाल इस पूरी मशीन के बीच में बैठे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे और हर जरूरी जानकारी किसी न किसी तरह दिल्ली तक पहुंचा रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लाहौर के एक इलाके में एक चाय की दुकान पर डोभाल बैठे थे। पास में दो आदमी बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर डोभाल को एहसास हुआ ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। और वो बात कर रहे थे एक संदिग्ध के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो मोहल्ले में नया था और जिसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछता था। डोभाल ने चाय का घूंट लिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन अंदर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या वो उनके बारे में बात कर रहे थे? अगले कुछ दिन बेहद नाजुक थे। डोभाल ने अपनी रूटीन बदली, कम बाहर निकले, उन लोगों से मिलना कम किया जो ISI के करीब थे और धीरे धीरे उस संदिग्ध की पहचान किसी और पर शिफ्ट हो गई। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, EC की नजर हर तरफ थी और असलम भाई को अब और सावधान रहना होगा। यही वो दौर था जब डोभाल ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उस नेटवर्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाना, कुछ ऑपरेशंस को बिना किसी को पता चले डिले करवाना, कुछ रिश्तों में बिना किसी निशान के दरार डालना। यही होता है एक असली स्पाई का काम, सिर्फ देखना नहीं बल्कि बदलना। और डोभाल बदल रहे थे, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। लेकिन 7 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इंसान थक जाता है, टूट जाता है, याद आती है घर की, माँ की, अपनी जमीन की। एक रात लाहौर की एक छत पर डोभाल अकेले बैठे थे। ऊपर आसमान था, नीचे पाकिस्तान की रोशनियां थीं और दूर, बहुत दूर भारत था। उस रात उन्होंने क्या सोचा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं डोभाल उस रात भी नहीं टूटे, क्योंकि उनके लिए मिशन ही जिंदगी था। और फिर वो लम्हा आया जिसके लिए 7 साल की मेहनत थी। ISI के एक सीनियर अधिकारी ने असलम भाई पर भरोसा करते हुए एक बेहद संवेदनशील जानकारी शेयर की। कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग थी, टारगेट्स तय थे, राउट्स तय थे, टाइमिंग तय थी और ये जानकारी उसी रात दिल्ली पहुंच गई। भारतीय एजेंसीज ने वो ऑपरेशन होने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत थी। ISI को शक हुआ कहीं कोई लीक है और उस लीक की तलाश असलम भाई तक पहुंच सकती थी। दिल्ली से सिग्नल आया, वापस आने का वक्त आ गया है। लेकिन निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसी की नजर अब हर उस इंसान पर थी जो उस अधिकारी के करीब था और असलम भाई उनमें से एक था। 7 साल, हजारों झूठ, लाखों खतरे और अब आखिरी इम्तिहान। क्या डोभाल पाकिस्तान से जिंदा निकल पाएंगे? क्या असलम भाई का किरदार आखिरी वक्त में टूट जाएगा? और वो रात जब सब कुछ दांव पर था, उस रात क्या हुआ? लाहौर 1988 इसी का शिकंजा कस रहा था। उस सीनियर अधिकारी के करीबी लोगों की लिस्ट बन रही थी। हर उस इंसान की जांच हो रही थी जो उनसे मिला था, जिसने उनसे बात की थी, जिसने उनका भरोसा जीता था। और उस लिस्ट में एक नाम था, असलम भाई। दिल्ली से सिग्नल आ चुका था, लेकिन निकलने का रास्ता बंद था। हर तरफ नजरें थीं, हर गली में कान थे। एक गलत कदम और 7 साल की मेहनत सिर्फ एक कब्र में खत्म हो जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं आखिरी दिनों में डोभाल ने वो किया जो सिर्फ एक असाधारण दिमाग ही कर सकता था। भागे नहीं, छुपे नहीं, उल्टा और सामने आ गए। ISI के उन्हीं अधिकारियों से मिले, उनके साथ बैठे, उनकी चाय पी और इतने नेचुरली, इतने बेफिक्री से बात की कि शक करने वाले खुद शर्मिंदा हो गए। यही होता है असली नर्व, जब दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहा हो और तुम उसी के सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हो। लेकिन वक्त कम था। एक रात अंधेरे में असलम भाई लाहौर की उन गलियों से निकले जहां उन्होंने 7 साल गुजारे थे। वो गलियां जो उन्हें जानती थीं, वो लोग जो उन्हें अपना समझते थे, वो मस्जिद जहां उन्होंने सैकड़ों बार नमाज पढ़ी थी एक किरदार के रूप में। उस रात असलम भाई हमेशा के लिए खत्म हो गया और अजित कुमार डोभाल वापस आ गए। भारत लौटने के बाद जो जानकारी वो लाए, उसने इंडियन इंटेलिजेंस की पूरी तस्वीर बदल दी। कश्मीर में एक्टिव आतंकी नेटवर्क्स की पूरी मैप, ISI के कौन से अधिकारी किस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर कौन से ट्रेनिंग कैंप्स थे
और सबसे जरूरी वो राउट्स जिनसे हथियार और आतंकी भारत में घुसते थे। 7 साल की यह इंटेलिजेंस भारत के लिए एक ऐसा खजाना था जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकता था, किसी इंटरसेप्टेड कॉल से नहीं मिल सकता था। यह सिर्फ एक इंसान की हिम्मत से मिला था। लेकिन डोभाल की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1999 कंधार हाईजैकिंग, जब IC 814 को अगवा किया गया और 176 यात्रियों की जान दांव पर थी, तो वो डोभाल ही थे जो नेगोशिएशन टेबल पर बैठे, जिन्होंने आतंकियों से सीधे बात की और जिन्होंने उस क्राइसिस को हैंडल किया जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जिस इंसान को बुलाया वो अजित डोभाल थे। नेशनल सिक्योरिटी एड विजोर, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार, और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करना। वो ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत बदल चुका है, उसके पीछे की सोच अजित डोभाल की थी। वो लड़का जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकला था, वो अधिकारी जिसने दुश्मन के घर में 7 साल गुजारे, वो इंसान जिसका नाम दशकों तक किसी को नहीं पता था, आज वो भारत का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस माइंड है। पाकिस्तान ने उन्हें असलम भाई समझा, इसी ने उन्हें अपना आदमी समझा, लेकिन जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो नुकसान होना था हो चुका था, जो जानकारी जानी थी जा चुकी थी, और जो इंसान उनके बीच रहा वो भारत मां का बेटा था। अजित डोभाल एक नाम नहीं, एक सबक है कि देशभक्ति सिर्फ मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो एक अंधेरी गली में होती है, एक झूठे नाम के पीछे होती है, एक ऐसी जिंदगी में होती है जो दुनिया को कभी दिखती नहीं। जय हिंद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, और यह वीडियो उस हर इंसान को शेयर करो जो सोचता है कि हीरोज सिर्फ यूनिफॉर्म में होते हैं। सीक्रेट फाइल्स इंडिया, असली कहानियां, असली हीरो।